नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के विज्ञान विषय में कार्य पत्रक 7, 8 और 9 की चर्चा करेंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए नए एजुकेशनल वीडियो है वो मिल सकें। कार्य पत्रक 7 और साथ में विषय वस्तु है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और अधिगम बिंदु है कोलाइड। पहला क्वेश्चन है, जेल कोलाइड विलियन का उदाहरण। तो जेल कोलाइडल विलियन के जो उदाहरण हैं वो जेली हो सकता है, पनीर है, मक्खन है, जिलेटिन है, ये उदाहरण है। दूसरा है, साथ साथ आप लिखते भी जाएं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। कोलाइडी कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं और उसके मार्ग को दृश्य करते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह है टिंडल प्रभाव। यानी टिंडल प्रभाव के जो कण होते हैं वो विलियन से बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होते हैं। ये एक विषमांगी विलियन होता है। ये प्रकाश की किरण को फैलाने का काम करता है। यानी किसी कांच के ग्लास के अंदर यदि कोलाइडल विलियन है और टॉर्च से यदि हम फोकस डालते हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर से प्रकाश जो गमन होता है उसका मार्ग हमें दृष्टिगोचर होता है। और मार्ग का दृष्टिगोचर होना या प्रकाश की किरणों का इस प्रकार परिकिरणन करवाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो महान साइंटिस्ट टिंडल थे और उन्हीं के सम्मान में इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद एक कोलाइडल विलियन खाली जगह प्रावस्था और खाली जगह माध्यम से बनता है। तो इसमें है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इसमें आपको फर्स्ट है उसमें परिक्षिप्त भरना है और दूसरे में परिक्षेपण भरना है। कोलाइडी विलियन एक विषमांगी विलियन होता है। कोलाइडल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको विषमांगी भरना है। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। यानी ये मिश्रण जो 3 प्रकार के होते हैं, विलियन, कोलाइडल और निलंबन। जिसमें विलियन है वो सामांगी होता है, कोलाइडल विषमांगी होता है और निलंबन तो विषमांगी होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। तो इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या है, गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, गैस। तो इसमें अपने को गैस भरना है। क्वेश्चन नंबर 5, धुआं, विलियन, निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है। तो धुआं है वो कोलाइडल का उदाहरण है। इसमें कार्बन के कण और गैस ये 2 पदार्थ है वो आपस में मिलकर के कोलाइडल विलियन बनाते हैं। इसीलिए धुआं है वो कोलाइडल का उदाहरण है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, कोलाइडल के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। कोलाइडल के 3 गुणधर्म लिखिए। देखो, पहला है कोलाइडल पदार्थ के
कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइडल पदार्थ के जो कण हैं वो सॉल्यूशन के अंदर समान रूप से पूरे पात्र में फैले हुए होते हैं। दूसरा है, इसके कण निलंबन से छोटे और विलयन से बड़े होते हैं। यानी विलयन के 1 नैनोमीटर तक होते हैं, निलंबन के 100 नैनोमीटर से ऊपर वाले होते हैं। तो कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तीसरा है, कोलाइडल विलयन विषमांगी होता है। कोलाइडल विलयन है वो विषमांगी होता है, निलंबन भी विषमांगी होता है, विलयन है वो केवल समांगी होता है। और इसका गुणधर्म नंबर 4 है, इन कणों को साधारण आँख से नहीं देखा जा सकता है। वैसे 3 गुणधर्म पूछे हैं, या 4 लिखे हुए हैं, हमने 4 लिखे हैं, किताब में आपको इससे ज़्यादा भी मिलेंगे। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 7। वीडियो को बीच बीच में रोक करके आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 7 के बाद 8 की। विषय वस्तु है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और अधिगम बिंदु है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? तो दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नया पदार्थ बनता है जिसको वापस हम पहले वाले पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूध से दही बनता है, तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को पृथक पृथक कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो दिए हुए हैं, इनमें अपने को भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, इनमें अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन करना है। भौतिक परिवर्तन में है सोने से गहनों को बनाना। सोने से गहने बनाने में केवल उसकी आकृति चेंज होती है धातु की, बाकी उनके गुणधर्म चेंज नहीं होते हैं। सोने का सोना है, वो गोल्ड का गोल्ड ही रहता है, इसीलिए वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। हरे पेड़ को काटना, हरे पेड़ को काटना भी भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो ये दोनों जो उदाहरण हैं वो भौतिक परिवर्तन के हैं। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन, ईंधन का जलना। ईंधन का जलना, कोई भी ईंधन है वो जलता है, उससे नया पदार्थ, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल जल करके नया पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, या कुछ कार्बन्स के कण बनते हैं, उनको वापस से वो पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। चाय का बनना, चाय को तैयार करते हैं तो उसमें भी एक नया पदार्थ बनता है, तो ये भी रासायनिक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक परिवर्तन है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें आप लिखें ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर है वो क्या क्या है। देखिए, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, उसकी अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण है नमक का जल में घुलना, यानी
भौतिक परिवर्तन जो है, उस भौतिक परिवर्तन में केवल उसकी आकार और अवस्था यानी शेप एंड साइज, इनमें चेंजेज हो सकता है। नया है वो पदार्थ नहीं बनता है। जैसे नमक का जल में घुलना, नमक को यदि जल में घोलते हैं तो नमक का पानी बनता है, उससे हम वापस उसको अलग अलग किया जा सकता है, नमक को अलग पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन की तरफ देखें। इसमें पदार्थ में रासायनिक गुण बदल जाते हैं तथा नया पदार्थ बनता है, जैसे कार्बन का जलना। रासायनिक परिवर्तन है, उसमें रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है और नए पदार्थ है वो बन जाते हैं, जैसे कार्बन का जलना, लकड़ी का जलना। जैसे लकड़ी को हम जला देते हैं तो उससे नया प्रोडक्ट बन जाता है उसका। दूसरा है, पदार्थों के भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भार में कोई परिवर्तन है वो नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन में देखो, सामान्यतः भार में अंतर आ जाता है। तीसरा है, पदार्थों के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पदार्थों के संगठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में है वो संगठन है वो बदल जाता है, क्योंकि इसमें नया कंपाउंड बन जाता है, नया यौगिक बन जाता है, नए पदार्थ बन जाते हैं, इसीलिए उनके संगठन में है वो चेंजेस हो जाता है। नेक्स्ट, 4 नंबर अंतर देखिए भौतिक परिवर्तन में। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, मतलब उसको वापस उसी पदार्थ में बदला जा सकता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एज ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह वापस चेंजेस किया जा सकता है, पहले वाला पदार्थ बन सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो नया पदार्थ बन जाता है, उस नए पदार्थ से वापस पहले वाले पदार्थ हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला एक उदाहरण। तो यह है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जो जलती है वो दोनों प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? मोमबत्ती के आकार में बदलाव आता है। मोम पिघलता है, पिघल करके तेल यानी द्रव अवस्था में आता है, उसमें से कुछ जलने में काम आ जाता है, लेकिन कुछ उसकी अलग अलग साइज़ है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, उसको वापस हम गला करके मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो यह भौतिक परिवर्तन है। और उस द्रव अवस्था का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये था कार्यपत्रक नंबर 8। और अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 9 की। और विषय वस्तु वही है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अधिगम बिंदु है वो है शुद्ध पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1, उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः सभी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये इस गुण का धातु में अपवाद स्वरूप है कि पारा है वो द्रव अवस्था में होती है। उसके बाद एक किन्हीं 3 उपधातुओं के नाम लिखिए। कुछ धातुएं होती है, कुछ उपधातुएं अधातुएं होती है, लेकिन धातुओं और अधातु दोनों के गुणधर्म रखने वाले जो तत्व होते हैं वो उपधातुएं कहलाती है। मुख्यतः उपधातुएं 3 होती है और वैसे 5 भी होती है। यहाँ हम इस क्लास के अकॉर्डिंग 3 मुख्य उपधातुएं हैं जो है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये निम्न ताप पर धातुओं की तरह कार्य करती है और उच्च ताप पर है वो अधातुओं की तरह कार्य करती है। ये उपधातुएं हैं बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
उसके बाद है यौगिकों को परिभाषित करते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए। यौगिक की परिभाषा लिखनी है। दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो उदाहरण भी दिए हुए हैं, NaCl और H2O। दो या दो से अधिक तत्वों का स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, उनसे जो पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। यदि अनुपात स्थिर नहीं है तो वो यौगिक नहीं होगा, वो मिश्रण कहलाएगा। साथ साथ लिखते जाएं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम सल्फेट में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ब्रोमाइड होता है। साथ में प्रतीक भी लिखे हुए हैं, तो प्रतीक भी लिखें आप H और Br। पोटेशियम सल्फेट, जिसमें पोटेशियम और सल्फेट ये धनाइन और ऋणाइन भाग मिलकर के एक यौगिक बनाता है। पोटेशियम को हम K से लिखते हैं, जिनका लैटिन वर्ड कैलियम है। सल्फेट है वो SO4 है, जो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सल्फर का प्रतीक S होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक है वो O होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आघात वर्धनीयता का कोई एक उपयोग लिखिए। आघात वर्धनीयता का गुण है वो धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। अर्थात आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चद्दर का बनाना, यानी धातु की चद्दर बनाई जा सकती है। इस प्रकार के गुण धर्म को आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता के गुण से धातु की चद्दर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर। वैसे अपनी बुक में बहुत सारे अंतर लिखे हुए हैं, 7-8 अंतर लिखे हुए हैं। यहाँ 3 अंतर पूछा गया है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है। तो धातुएं हैं वो सामान्यतः कठोर और चमकीली होती है, जबकि अधातुएं हैं वो सामान्यतः कठोर और चमकीली नहीं होती है। धातुएं हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इसके तार निकाले जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तार जो बड़ा लंबा तार निकाला जा सकता है वो सोने का है। सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन सभी धातुओं में ये गुण उपस्थित होता है। अधातुओं में ये गुण धर्म नहीं पाया जाता है। धातु है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं की चद्दर बनाई जा सकती है, जबकि अधातुओं की चद्दर है वो नहीं बनाई जा सकती है। धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं हैं वो ऊष्मा की भी सुचालक होती है, जबकि अधातुएं हैं वो ऊष्मा की भी कुचालक होती है। तो ये सामान्य गुणधर्म है धातु और अधातुओं के अंदर। ये थे आज के 3 कार्यपत्रक 7, 8 और 9। थैंक यू।